तो अब मैं आपको बता रहा था कि भाई अपन लोग जो है वो किस तरीके से ये दुनिया जिएगी, इस बात को लेकर के हम आज उपस्थित है। और आखिर ये व्यवस्था कैसे चलेगी। एक अर्थ ओवरशूट डे नाम से वैज्ञानिकों ने इस तरह की एक व्यवस्था खड़ी की कि नापो तो सही इस पृथ्वी पे इस आदमी के लिए खाने पीने की कोई चीज़ें पूरी है कि नहीं है, या ये यूं ही मर जाएगा। कुछ उसमें मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी थे, सब जोड़ ली, मछलियाँ जोड़ ली और जोड़ ली, समुद्र जोड़ लिया, सारा वैज्ञानिकों ने 1970 में जोड़ा तो बराबर बराबर था। 70 के बाद में वो हर साल नाप करने रहे, यानी बजट नापना शुरू किया उन्होंने कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चीज़ है उसको हम नापते रहें, लोगों को बताते रहें कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये तुम कम खाओ या ज़्यादा खाओ या मिल बांट के खाओ, कोई तरीका अपना लो, लेकिन तुम्हारे पास ये कमी हो रही है। करते करते आदमी 2023 में आया तो 2 अगस्त आया, तब इस पूरे पृथ्वी का मामला पूरा ख़त्म हो गया। अब आप कहेंगे कि 2 अगस्त के बाद में क्या खाया लोगों ने, कहाँ से अनाज आया, कहाँ से मछली आई, कहाँ से मीट आया, क्या खाया, कैसे खाया, जिंदा कैसे रहे। तो ये WTO की ये टांग बीच में रही, तो इन लोगों ने आपस में मिल बांट के खाने का एक मॉडल बनाया। गांव नहीं खा पा रहा, लेकिन दुनिया के लोगों ने अपने स्तर पे अपना एक कानून बना लिया WTO के मार्फत, और एक दूसरे को बांट के खाने की एक व्यवस्था करा दी। और अर्थ और शूट है कि 2024 के अंदर 25 जुलाई को पूरे देश, पूरी दुनिया में ये ढांचा खत्म हो जाएगा। किसी के पास, भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसके अंदर बहुत बड़ी, हम खुशहाल हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ अपने पास में है, ज़्यादा में है, कम में नहीं है। अब स्थिति यहाँ पड़ती है कि हम जिस चीज़ को नाप तोल कर रहे हैं तो आखिर ये कैसे सिस्टम होगा। यानी कतर एक ऐसा देश है जहाँ 9 फरवरी को ही माल ख़त्म हो रहा है, 9 फरवरी को माल ख़त्म हो रहा हो, लेकिन वो उनके पास पैसे हैं, वो आसानी से ले लेते हैं, यहाँ से माल चला जाता है, खा लेते हैं, आपस में पूरी दुनिया बांट रही है, खा रही है, सब सिस्टम से चल रहा है। ये है अर्थ ओवरशूट डे। सालाना नापा जाता है, सारे पेड़ पौधे, दूसरे फल फ्रूट सारे नापे जाते हैं इनका पूरा एरिया के हिसाब से, और लमसम उसमें कह देते हैं कि भाई इस तारीख को ये है, इनकी जोड़ बाकियाँ करके वैज्ञानिकों के फॉर्मूले हैं। तो अर्थ और शूट डे को इस दुनिया के हर आदमी को पता होना चाहिए कि सृष्टि की रचना क्या है, ख़त्म क्या हो रहा है। और हम अनावश्यक की कई चीज़ें, यही हाल पानी के साथ में अलग अलग देशों का, पानी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि कई देशों में पानी की प्रॉब्लम आ रही है। और कई सोमालिया जैसे देश हैं, वहाँ अनाज की बड़ी प्रॉब्लम है, इधर से माल उधर जा रहा है। अब दुनिया 2 भागों में बंटी हुई है, एक साउथ ग्लोब के नाम से है, एक जो है नॉर्थ ग्लोब से नाम से है। नॉर्थ ग्लोब वाले लोग वो हैं जो पैसे वैसे अच्छे खासे रखते हैं, और साउथ ग्लोब में जो है, जिसमें भारत भी है, ये सारे जो है सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, कमज़ोर लोग जो साउथ ग्लोब के लोग हैं। अब इन दोनों को ठगने का आपस में एक सेटअप खड़ा कर लिया इन्होंने कि वहाँ आदमी नहीं है तो उनके पास अनाज ऐसा खासा है, तो ऐसे करके इन्होंने अपना ढांचा बनाया, ढांचा बना करके बनाया, एक WTO के कानून बनाए, एग्रीमेंट बनाया एग्रीकल्चर का, भारत वालों को कह दिया कि आप MSP नहीं दोगे, 10% से ऊपर आप कोई खर्चा नहीं करोगे। इस तरह से ऐसे कानूनों में बांध दिया कि भारत भी अब आगे पीछे हो रहा है, किसान इधर हड़ताल किए बैठे हैं। ये तो है मोटा मोटा एक इंटरनेशनल लाइन। इंटरनेशनल लाइन में ये बात भी आई कि लोगों ने कहा यार तुम कार्बन निकाल रहे हो, इतना धुआं ही धुआं हो रहा, हम मर रहे हैं, तो आप कोई तरीका अपनाओ। तो पेरिस में एक समझौता, उसमें क्वाटो में एक समझौता हुआ, और उन्होंने कहा कि चलो ऐसा है, कार्बन क्रेडिट के नाम से जो कार्बन कम निकाल रहे हैं उन लोगों को कुछ दे दो। तो फॉर्मूला बना दिया देने का। अब कार्बन क्रेडिट के नाम से भारत में भी पैसे आते हैं। मैं इस बात को लेकर के राहुल गांधी की यात्रा में गया, राहुल से मैं मिला भी, जयराम रमेश से भी मिला। मैंने कहा साहब मेरे किसान जो है वो एक फसल बोते हैं, इससे कार्बन का सोखते हैं, ये इसका लगभग वैज्ञानिकों ने ये किया कि 2 लाख करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो इनमें बांट दो, किसानों में MSP नहीं दो तो कार्बन क्रेडिट बांट दो। लेकिन इन्होंने हमें नहीं बांटा, इंडस्ट्री को बांटा। इंडस्ट्री को क्या कहा कि तुम 5 स्टार का कोई भी अप्लायंस लगाओगे, सोलर लगाओगे, ये CFL लगाओगे, तो हम आपको कार्बन देंगे। उनके नापने के यंत्र लगा दिए। ये पिछली मोदी सरकार ने ये योजना बनाई और वो कानून लागू हो गया, आज की तारीख में लागू है। इंडस्ट्री वालों के लिए लागू है, किसानों के लिए लागू नहीं है। क्यों? किसान ये कहते हैं भी तुम तो खेती अपने लिए कर रहे हो,
तो हमने कहा हम खेती कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं क्या, कि कार्बन तो सोख रहे हैं ना, हमारी खेजड़ी सोख रही है, हमारा पेट सोख रहा है। फॉरेस्ट के नाम से जो भी भारत सरकार का एरिया उसका क्रेडिट लेते हैं, जेब में डालते हैं और जगह खर्च कर देते हैं। ये है मोटा मोटा दुनिया के लोगों का आपस में ठगने का तरीका। दुनिया कैसे जी रही है ये बात आम आदमी के समझ में बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि आखिर ये होता क्या है, जिससे अंदर ये करके हमने जब इन 9-10 साल से 25 मार्च से लेकर के ये मार्च 25 आ जाएगी, 10 साल मुझे हो गए, इन बातों को मैं स्टडी करता रहा, करते करते इन बातों पे मैं पहुंचा कि यार आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या, ये इतना बड़ा देश, हम इन लोगों के चक्कर में आ रहे हैं। वो कभी हथियार बेच के हमें इतिश्री कर लेते हैं, कभी और कोई काम करके हमें बेवकूफ़ बना के ले जाते हैं, कुछ वहाँ से जेनेटिक मॉडिफाइड बीज भेज गए और हमारे यहाँ पर जो है वो दूसरे तरीके की व्यवस्था खड़ी कर देते हैं, और जो है खाद बीज बेच के ये मोनसेंटो कंपनी और बेयर कंपनी ने दुनिया भर का पेस्टिसाइड बेच कर आपको मारने का, कैंसर मारने का उद्योग छेड़ दिया। आपने आराम से खाद लाए, टेका किया, फसलें ली और चलते रहे। करते करते भारत सरकार की चाहे कितनी भी सरकारें आई हो, उन सरकारों ने किसान का ध्यान कम रखा, इंडस्ट्री वालों का ध्यान ज़्यादा रखा। स्वाभाविक है कि इंडस्ट्री वाला तुरंत चंदा दे देता है, इनको चंदे की गर्ज है, उसके हाथ में पैसा होता है, इसके हाथ में अनाज होता है। अनाज किसान के घर में खटता नहीं है, इनको मंडी में बेचना पड़ता है, बेचने के बाद में ये थैलियों में पैक करके उसमें कोई चीज़ मिला करके और किसी न किसी तरीके से दुनिया के मार्केट में बेच देते हैं। तो जहाँ अर्थ ओवरशूट में जहाँ कम है, जैसे कतर बताया मैंने, कई देशों के अंदर इस तरह की व्यवस्था, वहाँ माल चला जाता है, सेव चली जाती है, वो चली जाती है, ये ऐसे करके वो सारा ये दुनिया जो है अपने स्तर पे जी रही है। अब हम किस कारण से हम इतने दुखी हैं? कोई तो कारण है जिसके अंदर किसी के पास कुछ भी नहीं है। अब हम कह रहे हैं साहब वो यूँ कर रहा है, वो इसको खींच रहा है टांग करके, क्योंकि हताश हुआ आदमी हमेशा उस आइडियोलॉजी में नहीं जाता जहाँ पे दुनिया के, क्योंकि स्तर दुनिया से लाना पड़ेगा। इस तरह आप दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं ना, तो भारत के बारे में सोच के कोई बहुत बड़ा नहीं, भारत का सोचते हैं तब आप यहाँ के सोच पाओगे कि यार कारण क्या है। कारण तो ढूंढना ही पड़ेगा। कारण मोटा मोटा जो बात कारण समझ में आता है कि एक तो हमारा पिछले 90 साल पहले का जो भारत था, जो मानव था, उसके अंदर जो भाईचारा था, आपसी सहयोग था, आपस में काम करा देते थे, कुछ तो उसमें कम आई, तो वो ऑटोमेटिकली बदल। कुछ मार्केट ने इस तरह से हमारे यहाँ अटैक किया कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें बेच दी जो हमारे समझ में नहीं थी, लेकिन हमें बेच दी, और हमने शो किया, प्रतियोगिता में आपस में मिल के खरीद ली। तो मार्केट वाले बहुत ही अपना एक एजेंडा रखते हैं, फंडा रखते हैं, उनको अपने तरीके से मार्केट को या इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, लोन माफ़ करने से लेकर के दूसरे करने से उनको बहुत पाला पोसा। उन्होंने उनको चंदा दिया, इनके चंदे से शासन बनते रहे, हम इसमें ठगते रहे, आपस में लड़के एक दूसरे की सीटें जीताते रहे। अब कांग्रेस वाले जो पूरे के पूरे बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले थोड़े बहुत जो बचे हैं रिशाना करेड़ा, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में आदमी को बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमारी क्या विवाद है, हम कौन से ऐसे किस मुद्दे में हम फंस चुके हैं जिसके लिए हम जो हैं। तब ये आया कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी गलती ये की कि दुनिया के देशों ने कॉरपोरेट की खेती की, यानी बाहर जो दुनिया है ना, वो खेती कैसे कर रही है, कंपनियों को खेती दे दी। 1.5% किसान अमेरिका में है, कहीं 2% है। ये जो गरीब देश है वहाँ ये खेतों में अपना काम कर रहे हैं, खुद ही माथाफोड़ी कर रहे हैं। बाकी सब उन्होंने इंडस्ट्री टाइप वो जो कॉरपोरेट के लोग हैं, उन्होंने अपनी खेती का धंधा किया, हजारों एकड़ ज़मीन और उनके ऊपर चारों ओर तारबंदी, उसमें रोजड़ा क्या कोई चिड़ी घुसे तो पूछ के घुसे, इस तरह की व्यवस्था। सरकार ने उनको पैसा दे दिया, काटना तो साथ काट दिया। इस तरह का ढांचा दुनिया के स्तर पर है, जो नॉर्थ ग्लोब है उसका ये ढांचा है। आज भी आप उसको जब पढ़ोगे गूगल में तो ये सारे मिल जाएंगे। दुनिया खेती किस तरह से कर रही है, ये एक मोटा हमारा एक एजेंडा है। अब दुनिया खेती उस तरह से कर रही है, तो उस खेती को क्या भारत में किया जाए? हाँ, ये सरकारों ने कहा। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे खेत में हम ही करेंगे, थोड़ा हो कम हो, रोते पीटते रहेंगे, एक दूसरे को करते रहेंगे। तो माने ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि इनको फिर ऐसा करोगे, इनको सामान तो बेच दो, बीज बेच दो। बीज आपने तुरंत प्रभाव से अपना बीज खत्म करके वो बीटी का लाए,
कपास ख़त्म कर लिया, बीटी का बैंजल आ गया, जो बैंगन ये आ गया, और अभी अभी बीटी का जो है आपकी सरसों आ रही है, जो अभी चल रही है, कोर्ट का फैसला होना है, बाकी आपकी सरसों आ जाएगी। और जबकि भरतपुर की क्वालिटी इससे ज़्यादा ठीक है, लेकिन है, उन्होंने पेटेंट करा लिया। पेटेंट का गोरख धंधा एक अलग WTO के तहत ये हो गया। इन सारी परिस्थितियों को समझने के बाद में आदमी को सोचना है कि मुझे चाहिए क्या था? बीज चाहिए था, खेत चाहिए था, पानी चाहिए था और मजदूर चाहिए था। बीज छीन लिया, पानी आपके पास में, उसके ऊपर 10 मीटर से जितने बांध हैं ऊपर, उनको सरकार ने अभी कब्जे कर लिया। इस गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे बांध उनके कब्जे में रहेंगे, पानी जिसको देंगे। और पानी के लिए लड़ाई हो रही है, गंगानगर की नहर हो गई, तो पानी आपके कब्जे में नहीं है, पानी आपके कब्जे में नहीं, बीज आपके कब्जे में नहीं। मजदूरों का ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है कि हम आपसी मरने मिटने को तैयार है पैसे के लिए, लेकिन किसी के खेत में जाके सहयोग नहीं करते। तो वो स्थिति खड़ी कर ली हमने, मजदूर भी गया। अब खेत चूंकि कमज़ोर हो रहे हैं बार बार बोने के कारण से, वो भी एक कारण रहा। इधर इन्होंने कहा कि इनको ऐसा करो, ये खाद और बीज और दवाइयाँ इनको बेच के इनको धंधे लगाए रखो इनको। तो ये जो मॉडल आया ना इस खेती का, तो जब हमने, या तो हम कॉरपोरेट को, ये 3 बिल आए, उसमें यही बात थी कि तुम, ऐसा है कि तुम्हारे से होती जाती तो कुछ है नहीं, हमेशा ही झंडे लेके खड़े हो जाते हो, तुम्हारे पास ये फक्कड़पने में कुछ लेना देना नहीं, आप इनको करो, इन भैयों को खेती दे दो। हमने लकड़ फंसा के सरदारों ने, उन्होंने कहा नहीं नहीं, खेती तो हम ही करेंगे। अब खेती हम करें या नहीं करें, बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने। करें तो कैसे करें? नहीं तो हम मजदूरी आपस में करना चाहते हैं, नहीं तो वो ला का सिस्टम था वो ख़त्म कर लिया, नहीं आपस में एक दूसरे का सहयोग करने का कर दिया, ट्रैक्टरी बाहरों ने कालनो बीर में वो तय कर लियो, और दवाई चेप दे जकी मैं चेप देनी, एक दूसरा पूरा धान खत्म करन, टाबरा ने कैंसर करा दियो, खुद कैंसर में वो सारी स्थिति को हमने जांचा नहीं। करते करते सरकार ने एक पतली गली और निकाली। जब आपके बिल तीनों पास वो हो गए वापस, तो इन्होंने एक गली और निकाली, ऐसा करो क्लस्टर बढ़ाओ। 5 क्लस्टर के ठेके हो चुके हैं फिलहाल, वो हैं आम, अंगूर, केला, सेब और हल्दी। करीब करीब 10-10, 15-15 हज़ार हेक्टेयर की वो एरिया है। यानी आम है तो आम ही आम, हेक्टेयर का मतलब करीब करीब आप 6.25 से गुणा करो तो 62,000 बीघा, करीब 1 लाख बीघे के पास 5-10 गाँवों की ज़मीन जो है वहाँ केले ही केले होंगे, कहीं आम ही आम होंगे। हल्दी मेघालय में को दे दी, सेब जम्मू कश्मीर में दे दी, सब कॉरपोरेट को दे दी। हम बैठ गए वहाँ लेकर के उनको खेत दे के कि भाई मेरे से तो केला होता नहीं है, न मुझे मार्केट है, न मेरे पास बस में है, उनको ये दे दिया। करीब 55 क्लस्टर और चल रहे हैं जिनको लेंगे। उसके अंदर ये मसाले हैं। पिछली बार आपका जीरा आया, डाउन आया, तो मैंने बात की थी एक भागीरथ चौधरी, उसको मैंने कहा क्या लपड़ा हुआ कि ऊंजा के सेट और मेड़ता के सेट मिल गए पिछले भाव ज़्यादा होने से। उन्होंने एक अपना क्लस्टर सेटअप खड़ा कर लिया कि तुम भी ऐसा नहीं करोगे, हम भी ऐसा नहीं करेंगे, मार्केट की वैल्यू 30 तक रखनी है। पहले ही हमने यूँ ही प्रतियोगिता कर लिया, यानी बढ़िया ने प्रतियोगिता नहीं की, मार्केट ने प्रतियोगिता नहीं की। एक आदमी एक बार ठगा गया तो वो माल तो इन्होंने बाहर भेज दिया, चीन जाता है जीरा भेजा के अपने जेब में डाल दिया। उसके बाद में हम लोग जो हैं इस क्लस्टर हो जाएंगे, हल्दी, दाने, ये सारे कुछ इस क्लस्टर फॉर्म में जा रहे हैं। जो पाइपलाइन में है 7 क्लस्टर जल्दी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि खेती फिर मार्केट को जा रही है। अब आप उस स्थिति पे कहाँ टिकोगे, कैसे टिकोगे? अब मार्केट को नहीं जाए, मान लो मेरे जैसा जिद्दा आदमी कह दे कि नहीं मैं तो मेरा खेत देता ही नहीं कंपनी को, तो आपकी सब्सिडियाँ हैं, आपको खाद, आपको ये KCC ये सारे बंद कर देंगे। तो आप अंतोतगत्वा आप दस्तखत करके जान छुड़ाओगे कि यार चल मरने दे, सब के होंगे 5 रुपये आएंगे, 2 आदमी समझाने वाले इनके पास बहुत हैं, कॉरपोरेट वालों के पास। देख तू ये गलती करेगा, एक ये फलाना करेगा, ये फार्म भरने वाले, दूर से भरने वाले, इनके पास पूरा इक्यूबेटर फलाना स्टार्टअप सारा सेटअप है इनके पास में। अब हम कहाँ क्या करें? एक तरीका तो ये वही माथापोड़ी करें, वह जीता ही राम जी दे जीता होगी, अब के गड़ा पड़ गया तो पड़ गया ना, भाई आप तो पक्कर यार कान मारे 2.5 बीघा में तो हुई हो, थारे ये तो हुई हो, तो ये चलता रहे। या तो ये, या हम जान छुड़ा लें एग्रीकल्चर पे इनडायरेक्टली पूरा अटैक। उनको कार्बन क्रेडिट के पैसे भी मिल जाएंगे, किसान को नहीं मिलेंगे लेकिन उनको मिल जाएंगे। गुजरात के अंदर है ये 15 करोड़ रुपए उसने उठाया है,
वो मेरे उसके नंबर भी हैं। भीलवाड़ा में चले कभी अपना, आप लोग साथ चलोगे तो अपन चल के देख के आएंगे। वो खुद 50 पेड़ लगा करके उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, कंपनी बना ली और सारा कर लिया। इसका मतलब है कि आप किसान के रूप में ज़िंदा नहीं रह सकते, कंपनी के रूप में ज़िंदा रह सकते हो। हर आदमी की कंपनी बने या हर गांव की एक कंपनी बने तब कुछ पार पड़े। तो कंपनी चलते चलते, कंपनी के कानून होते होते अमित शाह ने कोऑपरेटिव ठूंस दिया। उसका कारण ये रहा कि कंपनी वालों को हमने पहचान लिया। किसने? सरदारों ने रोड़ा करके वो टावर पे चढ़ गए, इन्होंने कहा ये अंबानी कमा रहा है, हमें करना है। तो उन्होंने बैठ के मीटिंग की कि यार इनको कैसे पार नहीं पड़ेगी अपने, तो कैसे घुसें। तो इन्होंने ये सोचा कि अपने कोऑपरेटिव में कुछ है। कोऑपरेटिव एक ऐसा मॉडल है जो पंचायत टाइप हो, जिसमें हमें थोती पंचायती आती है, उसमें कोऑपरेटिव में थोती पंचायती है। आप में से कोई मेंबर है यदि तो मुझे बता दो। है, मैं मीटिंगें भी लेना चाह रहा था इस बात के लिए कि तुम इस बात को समझोगे। ये 3 जो कानून ये लेके आए हैं, 3 कंपनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को लेके आए, उसमें होगा क्या। मैं पिछले 2 साल से ये बातें, मैं मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जाकर आया, बागपत में जाकर आया, हिसार में जाकर आया, या गंगानगर की सूरतगढ़ में जाकर आया, अभी मैं साउंसर में मीटिंग लेके आया। बैठे बैठे बातें करेंगे, साहब आप वहाँ आ जाओ और हमें ये भाषण दे दो। भाई यार मेरा वीडियो पड़े हैं, वह देख लो। अब आना जाना तो आने तो तुम 50-20 तो आदमी इकट्ठे नहीं होते, क्यों जी को जंजाल करते हो, भाषणों से करोगे क्या। समझने की मोटी मोटी बात यह है कि कोऑपरेटिव का कंसेप्ट आया। अब कोऑपरेटिव है क्या? कोऑपरेटिव का इन्होंने ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि पहले हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी, न कोई मंत्री था, कोऑपरेटिव राज्य का विषय था। आप कोऑपरेटिव के सदस्य चुने जाते थे, कोऑपरेटिव के मेंबर बनकर अध्यक्ष चुन लेते थे। ये सेटअप था, खादर या कुछ ऐसी मिल जाती थी आपको। ये ढांचा खत्म हो रहा है, हो रहा नहीं, लगभग हो चुका है। कई गाँवों में तो हो गया, कईयों में जगह आ रहा है। यहाँ ये गमूड़ वाली गाँव है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसमें मैं जाने वाला था, वहाँ भेजा मैंने आदमियों को। इन्होंने कोऑपरेटिव का ढांचा ऐसा खड़ा किया कि आपकी जो राज्य की कोऑपरेटिव के 2/3 लोग यदि चाहते हैं कि हम इसमें नहीं रहेंगे, अमित शाह जी वाली सेंटर की है उसमें जाएंगे, प्रस्ताव पारित कर लो, तो वो सारे उधर चले जाएंगे। तो इधर कौन रहेगा जब इनके पास तो बजट ही नहीं है, राज्य के पास तो बजट ही नहीं है, बजट तो उनके पास है। 300 सर्विसेज होगी, 27 तरह के काम और करेंगे, और 3 तरह की इन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। उनको मैं पढ़ने लगा, मैंने कहा ये क्या बना है। क्लस्टर बन गए, क्लस्टर वाले तो अपने धंधे लग गए, आम पैदा कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं हवाई जहाज़ों से, किसान रेल और फलाना, उनमें उनको धंधा पकड़ा दिया। अब ये कोऑपरेटिव वाले में जो आप लोगों के पास में छोटी छोटी खेती है, इनको कहा कि वैसे तो ये ताबे आने वाले नहीं है, कंपनियों में तो ये गिरे करते हैं, इसलिए इनको ऐसा करो कि इनको कोऑपरेटिव के मेंबर बनाओ। अब आप बड़े जोश खरोश से बनोगे। आज मैं कह के जा रहा हूँ, पेन डायरी से लिख लेना। पेक्स के नाम से एक सोसाइटी खुलेगी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। वो पेक्स के मेंबर बन जाओगे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत रजिस्टर्ड हो जाओगे आप, और रजिस्टर होने के बाद में उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बना देंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में सेम अमूल का जो सेटअप है, आपके गांव का दूध किस तरीके से अमूल वाला कलेक्ट करता है और कम से कम 85-86 तरह की चीज़ें बना करके बेचता है, आपको लगता है कि हमें नफ़ा हो रहा, उस नफ़े पे आप नहीं हो। आपको सिर्फ दूध के नफ़े में फैट और SNF तक की सीमित हो। फैट नाप लिया और सॉलिड नोट फैट है उसको नाप लिया और आपको पैसे पकड़ा दिया। ये का ये अनाज का है, अनाज के अंदर ऑर्गेनिक अनाज जो भारत में जो भी पैदा करेगा उसको ये लेंगे। उसकी एक सोसाइटी बना दी, जैसे दूध की बनाई वैसे। अब ऑर्गेनिक के लिए बहुत सारे लोगों को धंधे लगा दिया। सुख जी फुल प्रचार कर रहे हैं, ये भी प्रचार कर रहे हैं, मैं भी ऑर्गेनिक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे ये हम नहीं सोच पा रहे हैं। क्या मार्केट में कोई हमारी वैल्यू होगी उस ऑर्गेनिक की? मेरे पास माल सारे ऑर्गेनिक है, जीरा भी ऑर्गेनिक है, सरसों भी ऑर्गेनिक है, लेकिन वो ऑर्गेनिक में कोई अलग थोड़ी दिखती है, रंग तो बदलता नहीं, ऑर्गेनिक का कोई लेना देना नहीं। इनके पास मशीन है, ये तो बांट के पीस के आपको कह देंगे कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। इन्होंने अपना, या तो हम गांव में अपना ढांचा खड़ा करें कि भाई कौन सा माल खाएं, कौन सा कचरा है, कौन सा नहीं है, इसमें खाद आ गया, कचरा आ गया, हम नहीं खाएं तो कौन सा खाएं। तो टेस्टिंग की मशीन है, 5-5, 10-10 लाख की एक मशीन आती है। गाँव एक मशीन लाए तो वो नहीं, वो तो कोशिश करेंगे यार मारो ऑर्गेनिक कर दे, आगो इम घूटो घुमा ही दे तुम।
आ लड़ाई है जो कि आपा करण भले माल और सत्यानाश हो गया। अब वो माल ढूंढने कब्जे करने वास्ते इन्होंने एफपीओ बनाए। सुखराम जी इसके हेड हैं, लगभग ये बड़े ज्ञानी, इसमें मैं कई बार इनसे कहता रहता हूँ। एफपीओ बनाया, एफपीसी बनाई और पैक्स बनाई। 3 तरह के लोगों को थैली लेकर के कहा कि आप जाओ गांव से माल कलेक्ट करके, जैसे दूध कलेक्ट करके लाए हो उसी तरह से माल कलेक्ट करके ले आओ। ऑर्गेनिक माल गंगा के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर ऑर्गेनिक का उन्होंने बना दिया कि इसमें ऑर्गेनिक ही होगी गंगा के आसपास। और इनके जितने मिलने वाले लोग थे उनको गंगा में प्लॉट काट के दे दिया कि ऑर्गेनिक खेती करो। हो रही है खेती, एक्सपोर्ट हो जाएगा। हम ऑर्गेनिक नहीं खा पाएंगे क्योंकि मार्केट वाले लोग हमें खाद बीज ला करके ज़बरदस्ती ठूंस देंगे। हम अपने बच्चों को 2 किलो अनाज ऑर्गेनिक वाला जो बिना खाद और इसके पेस्टिसाइड के दवाइयों के हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएं। क्यों? एकदम जाते तो जहर फूटता नहीं है ना पेट में, वो तो धीरे धीरे कैंसर बनता है या कोई होती है। जो अपने तो बिल्कुल देखो ना, कई बुजुर्ग आदमी है तो जो बाजरी का खींचड़ा जिस तरीके से उसके होते थे तो अब तो यूं कौन करे। इसका मतलब है कि हमने अनाज में कमजोरी इनकी दवाइयों से कर ली। अब ये सारी चीज़ हमारे सामने हुई तो ऑर्गेनिक का एक तो फंडा इन्होंने डाला। आपका पूरा ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए आपके पास में पैक्स वाले आएंगे, आपको कहेंगे कि आप ऑर्गेनिक ही पैदा करो, हम आपका माल ले लेंगे। हम लोभ में अपने बच्चों को खिलाने के सिवाय माल को बेचने की कोशिश करेंगे। ये तो रहेगा एक दूध इकट्ठा किया, ऑर्गेनिक धान इकट्ठा हो गया। ऑर्गेनिक धान चलो तुमने इकट्ठा कर लिया तो कर लिया, फिर बीज का क्या लफड़ा कि बीज हम आपसे बोवाएंगे, बीज तैयार करो। तो तैयार करने के बाद में क्या है कि हमें देना, हम थैली में पैक करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, वैल्यू एडिंग करेंगे और पैकेजिंग करेंगे और आपको बेचेंगे। हम बीज नहीं बेच सकते, ये कानून शायद आपको पता होगा। हम बीज नहीं बेच सकते, बीज बेचने का हमें कोई पावर नहीं है भारत में। बेच रहे हैं तो हम एक गलती कर रहे हैं। कौन सा बीज? पैक्ड बीज, थैली में डाला हुआ पैकिंग किया हुआ बीज आप कोई नहीं बेच सकते कि ये चाहें कि मैंने मेरा बीज पैदा कर लिया, सुखराम नाम से मैं मेरा ब्रांड बना लूं और इस बीज को बेचना चाहूं तो नहीं। टैक्स के वो फलां लफड़े पहले कंपनी बनाना 100 लफड़े। इसके अंदर क्या पीपीवी एंड एफआर एक एक्ट हुआ, इसको भी हमने कई बार कई लोगों से कहा, तो उन्होंने कुछ छूट दी कि आप क्या है कि खुद के लिए बीज काम में ले लो। भाई बीज पैदा किया तो ऐसा थोड़ा ही है कि खुद के लिए ही नहीं करें, तो वो एक आपको छूट दे दी कि खुद का बीज खुद पैदा कर दो। अब रिश्तेदार को देवो तो बिना पैकिंग के छुपके से छाने से दे दो, बाकी बीज नहीं दे पाओगे। और जब ये आ जाएगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बीज वाली, तो आपके घरों में बीज जो पैदा हुआ उसकी एक बार तो देखेंगे कि आपने कितने कुंटल बीज पैदा किया। लाओ पहला इधर लाओ, इसमें जमा कराओ। ना मैं आपको सब्सिडी नहीं दूंगा, मैं आपको ये नहीं दूंगा, आपको ये नहीं करूंगा। बीज का कब्जा वैसे तो बहुत पुराना है, 1963 से है। ये लोग, कोई भी गवर्नमेंट आई है इन्होंने यही काम किया। थोड़ी सी छूट मैंने आपको बताई वो है, कभी नहीं हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। पीपीवी एंड एफआर एक्ट है और उस एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप अपने लिए बीज रख सकते हो। अपने लिए रखने के अंदर अपन थोड़ा सा किसी को दे देते हैं तो गुनाह। पैक करके तो मरे ही नहीं दे सकते, पैक करने का तो कोई आपके पास में नहीं है। दूसरी, आपकी बॉडी खुल गई बीज के अंदर, एक ऑर्गेनिक आपको कब्जा कर लिया, दूध आपका ऑलरेडी पहले से है, कब्जे हैं आपके पास में। उसके अंदर बाद में इन्होंने एक एक्सपोर्ट की खोली, वो भी किसान के खाते में। अब बताओ एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? आपको कोई भेजना है माल एक्सपोर्ट का, तो आप में से कौन होगा? पहले कंपनी बनाओ एक्सपोर्ट की, कंपनी बनाने के बाद में भेजो किसको, उसका कोई आपको पता है? आप उनके कंपनियों के चुगल में फंसते रहो। यानी एक्सपोर्ट इन्हीं को करना है। ऑर्गेनिक इधर लाए आओ, बीज हैं उनको पैकिंग करके बाहर भी भेजेंगे, करेंगे। 3 तरह की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, ये ढांचा क्लस्टर का, ये 3 और ये इस गवर्नमेंट ने अभी अभी बनाया है, करीब 2 महीने हुए होंगे, 3 महीने पहले जो है बिल, ये इन्होंने ये बिल पास किए। कई तरह के फॉरेस्ट के दूसरे कई बिल किए, मैं कोई बरसना उस वे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसान के भले के लिए, किसान ने यदि इस गली में से बिल निकलवा लिए तो उस गली में इन्होंने इसको किस तरह से कब्जा किया, ये एक व्यवस्था इन्होंने खड़ी की। क्लस्टर की लाइन पे इनको किसी भी तरीके से लाना। क्लस्टर में नहीं आना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, आपके ठेकेदार आएगा आपसे लेगा,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपने केस सुन रखा होगा, आलू वाला जो गुजरात प्रकरण हुआ था, उस गुजरात प्रकरण में यही बात आई थी कि आलू के भाव कुछ डाउन हो गए। पेप्सी कंपनी थी, उसने वो चिप्स बनानी थी, लिए नहीं, तो फिर इनका हुआ कि हमारे और किसान के बीच में ये सौदा था, तो कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, किसानों के ऊपर 1 करोड़ से ऊपर दंड कर दिया। किसानों ने कहा यार कमाल की बात है, आपने ठेका दिया, आलू लेऊंगा, आपने लिया नहीं। उसने कहा नहीं, ये कड़ा है ना, इस कड़े के साइज़ का आलू का कहा था मैंने, देख तेरे लिखा हुआ इसमें, तूने तो छोटे छोटे आलू बेचना चाहता है, मैंने अब कड़े वाले आलू तो निकले 5 किलो 50 किलो में, तो कड़े वाले में करे क्या, वो आलू घर ले जाके गायों खिलाओ भले, या आपको फेंको भले, वो करो। तो ठेके के अंदर कौन सा किसान कितना ज्ञानी है, कौन से एग्रीमेंट देखता है, कब पेमेंट होगा, क्या होगा, ठेके में फंसा दिया सब आपको। यानी आपकी ज़मीन के ऊपर जो नज़र है सरकार की, और किसी भी तरीके से छीनने की जो नज़र है, कोई न कोई रास्ता है, कोई भी आ जाए सरकार, किसानों को संगठित हुए बिना आपका भला करने वाली सरकार आ ही नहीं सकती, क्योंकि गर्ज नहीं है ना। जहाज भर के अनाज तो बहुत पड़ा, वहाँ तो आदमी नहीं, अमेरिका में पड़ा, ये यूक्रेन तो युद्ध हो गया, बाकी यूक्रेन के बहुत गेहूँ पेड़े हैं। चाइना 6 गुना अपने से पैदा कर रहा अनाज, वहाँ से ले आएंगे, जरूरत कहाँ है किसान की। और हम इस हड़ताल के इस मामले में हम पड़े हुए हैं कि हम हड़ताल कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ये जो ढांचे खड़े हुए ना, अब इस ढांचे के अंदर मैं इस गहराई में जाऊं कि यार चलो खेती तो खुश रही है, तो हमें हमारे बच्चे कहीं सेट हो जाए, तो कोई ऐसी दुकान है क्या जहाँ पे हम कोई नौकरी नाकरी या ऐसा कर लें। वहाँ पे इन्होंने एक ऐसा ढांचा खड़ा जो लोग, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, न मेरे वीडियो सुनते हैं, क्योंकि मैंने, एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन मैं वास्तव में पॉलिटिशियन हूं। मैंने एमपी का चुनाव लड़ने के बाद में जब मैं सांसद हार गया, तो मैंने कहा यार ये करता क्या है सांसद नाम की चिड़िया, अपने ही कर लो वो काम, बाहर बैठे बैठे करते हैं लगे। तो मैंने उसका संसद की पूरी कार्रवाई पढ़ी, संसद का ढांचा पढ़ा, मोटा मोटा ये कानून बनाते हैं। चलो भाई ठीक है, कानून बना तो सुनो ये कैसे कैसे कानून बनाते हैं। कानून बनाते बनाते पता लगा कि ये कानून सारे के सारे मजदूर गरीब किसान के लिए कम बनाते हैं, उधर उनके लिए ज़्यादा बनाते हैं। क्यों, वो चंदा देते हैं, पैसे देते हैं, उनका अपना एक व्यवस्था है, उनका अपना सेटअप है, वो देते हैं, करते हैं। तो कानूनों को मैंने पढ़ा, हर सप्ताह मैंने ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत बना ली। हर सप्ताह मैं बैठ के, मेरे 10-20 से, कोई बाहर से इंटरनेशनली भी जुड़ते हैं, फ्रांस से, यूएई से, यूके से काफ़ी लोग जुड़ते हैं मेरे से, हरियाणा के बहुत लोग जुड़ते हैं, पंजाब के बहुत लोग जुड़ते हैं, यहाँ के कम जुड़ते हैं। इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों को, और समझ में कहते हैं तो वो बहुत ऊंची बात बोलते हैं। ऊंची है कुछ नहीं है, एक बात है, आगे एक खाई है, ये मैं कह रहा हूँ, या कह रहा हूँ आगे एक कुआं है, उस कुएं को आइडेंटिटी करके यदि आपको मैं बात कह रहा हूँ, तो एजुकेशन के सेटअप में इन्होंने बहुत बड़ा एक गोरख धंधा खड़ा किया। हम कितने हैं जो गांव वाले, जो अभी संडे की हमारी मीटिंग इसी पे है, कितने लोग जुड़ते हैं। इन्होंने ये काम शुरू किया कि एक बैंक खोली ABC के नाम से, एकेडमिक बैंक क्रेडिट के नाम से, ABC, यानी आप उसमें क्रेडिट जमा करा दो। क्रेडिट का मतलब आप अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं, यदि डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उनके अलग अलग इन्होंने नंबर बांट दिए। फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ये डिग्रियों का नंबर बहुत कम है, डिग्रियों के सिवाय आप यूँ करोगे स्किल हो जाओ। स्किल का एक गोरगंदा खोला। तो स्किल के अंदर पहले तो RSCIT सेंटर के मार्फत आप नौकरी लगने के अंदर लगाया गया, RSCIT करोगे तो हम आपको नौकरी देंगे। तो वो चला हमारा स्किल इंडिया फर्स्ट के नाम से। फर्स्ट के चलने के बाद में सेठ साहूकारों ने ये कहा कि देखो, ये जो आपकी फौज है ना, भारत में बहुत ज़्यादा युवा है, इस फौज को आप ऐसा करो कि इन यूनिवर्सिटी से मत कराओ स्किल, हमें दो, हम करेंगे। तो सरकार ने एक NRF नाम से फंड खोला, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से 50,000 करोड़ का फंड खोला। सेठ ने, इंडस्ट्री वालों ने कहा 36,000 हम दे देंगे और 14,000 सरकार दे दे। इनकी सारी ट्रेनिंग वहाँ होगी, कहाँ, इंडस्ट्री में होगी। आपने डिग्री कर ली इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग की डिग्री करते हुए एक पूंछ लगाई इन्होंने कि आप इंटर्नशिप करोगे, यानी डिग्री चलते चलते आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, वो चाहे आपको न झाड़ू निकलवाए, पोंछे करेंगे, आपको सर्टिफिकेट चाहिए।
डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आपको अप्रेंटिसशिप करनी है। वो 6 महीने की है, किसी में 12 महीने की है। अप्रेंटिसशिप में भी चलो साहब सेठ जी के पास में करना है, सर्टिफिकेट लेना है तो जाओ, इस इंडस्ट्री में अलॉट हो गया। जैसे बीएड वालों को भी भेजते रहते हैं, छोटे मोटे इनको धंधे लगा रखा है सबको। तुम बिजी रहो, एक सर्टिफिकेट लाओ और वो एबीसी में जमा करा दो। इंटर्नशिप कर लो, अप्रेंटिसशिप कर लो, डिग्री ले लो। ये 3 काम आपने कर लिए। काम के बाद में सेट होने का नहीं नहीं ये तो हमें मज़ा नहीं आया, ये करने के बाद में भी हमारे तो काम के नहीं है, तो क्या करें कि हम इनको री स्किल करेंगे। एक योजना री स्किल की बन गई। चलो भाई री स्किल कर दो, तो बेचारे फिर बच्चे गए री स्किल होने के लिए कि चलो साहब मेरा भी सिलेक्शन करो, मेरा भी करो। तो उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर का काम बताया कि ऐसा कर, तू इसको बटन दबा सकता। पहले झाड़ू पोछे नट बोल्ट कसवाए, सफाई कराई मशीनों की, उसके बाद में री स्किल में वहाँ कराया। री स्किल में भी इनका धाप नहीं हुई, तो इन्होंने एक अप स्किल की योजना बनाई। अब अप स्किल की योजना जो है वो ये है कि भाई आप रोबोट चला रहे हो, ये जो से ड्रोन दीदी आ रही है, 15 दीदियाँ कौन सी आएगी, ड्रोन कैसे चलाएगी, मतलब कैसे कैसे गोरख धंधे आपके बीच में ला के छोड़ रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं लगता कौन सा स्वामित्व योजना आई। गांव के ऊपर हेलीकॉप्टर शायद घूम गया होगा, मेरे गांव पे तो घूम गया, आपको कोई घूमा कि नहीं। चारों ओर गांव की बाउंड्री के चूने की 1 फुट की दीवार खींचेगी, पटवारी और वो होंगे, एक हेलीकॉप्टर ऊपर से घूम करके ड्रोन घूमेगा, हेलीकॉप्टर का ड्रोन घूम के नक्शा लेगा, नक्शा लेके आपके खुद के पट्टे आपको वहाँ से अलॉट हो जाएंगे। स्वामित्व योजना, उस पट्टे को ले जाके आप बैंक में लोन ले सकते हो। जब उस ज़मीन से पेट नहीं भरा तो मकान से आपको कब्जे करने के लिए लोन इनके पास बड़ा हथियार है कि आप ऐसा लो। हम बड़े खुश होते हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है, लोन मिल जाए, लोन मिल जाए, दब देते रहो भी पट्टा ले, पट्टा भायाण आपस में लड़ाया गाल गोल वो पट्टियों दे, लोन न्यू करो तो इतना लाख मिल जाए, रोता रहे भायाण पट्टो को नहीं आवे, करे करे गिर गाल दी। स्वामित्व योजना होगी, ड्रोन योजना आएगी। अब यार ड्रोन से कैसे आप किसी दवाई को छिड़क सकते हो बताओ? ड्रोन कोई पॉसिबल है क्या? ड्रोन आ गया, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर दवाई छिड़के मेरे खेत में, मैं तो दवाई डालता ही नहीं मेरे खेत में, मैं तो ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। अब ड्रोन को कौन मना करे, वो आ गया, वो ड्रोन ने वो अपन दवाई छिड़क दिया, पास वाला ने छिड़क दिया, वो कंट्रोल करने वाला आदमी बैठे बैठे ड्रोन कर दिया। यानी आपको ऐसे ऐसे जंजाल में फंसा दिया, ये काम करो तो लोन मिलेगा, ये काम करो तो फ़ायदा मिलेगा, ये काम करो सब्सिडी मिलेगी, ये नहीं करो तो ये नहीं मिलेगा, यूँ नहीं करो तो मुआवजा नहीं मिलेगा। कमाल होगी, बड़े भिखारी बना दिए पूरी दुनिया को। हम बड़े आपस में एक दूसरे की दूसरे धंधे लग गए। जब ये एजुकेशन का सेटअप आया, जब अप स्किल के बाद में हमने एक मीटिंग ली कि भाई अप स्किल कर लिया ना, अब तो आपकी धाप हो जानी चाहिए, अब आप सिलेक्शन करोगे कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। तो फिर काहे के लिए हमें रोता फिरा? भाई आप परीक्षा दे, पेपर आउट हुए कि नहीं हुए वो एक अलग कहानी हो सकती है, सरकार की कमजोरी हो सकती है, लेकिन इस सरकार की नौकरी थी, वहाँ से आपने हटा दिया सबको। उधर स्किल, अप स्किल, री स्किल, 3 तो वो कर दिए, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, ऐसे करके इस पूरे तंत्र को आपने फैला दिया। अब किसान के बच्चे कोचिंग करने के लिए कुछ तो एसडीओ बनने के चक्कर में वहाँ बैठे हैं, कुछ वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। इधर ये कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि इन्होंने वैकेंसी का ढांचा खत्म कर दिया। अतः ये इंटरनेशनल दबाव है, ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेशनल दबाव है इसलिए ये चाहते हैं कि खेती से आदमियों को बाहर निकालो, मजदूर बनाओ, हमारे काम करेंगे, बड़ी ज़रूरत है इनको। इसलिए ये 10% का तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में आ गया था कि 10% कम करो भाई, इधर निकालो इनको। एक ही आदमी को दे दो, बढ़ियों को सेट कर लेगा खेती। इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई गुड़ कर रही है और कोई निनान कर रही है और कोई की मट हाली कर रही है, इतना पकड़ अटका ही काम करे, एने उठ ले शहर में ले। तो ये मॉडल आ गया। यानी पूरा ढांचा जो बनता है ना, उसके अंदर हमें कुछ आइडियाज़ होने ज़रूरी है कि यार क्यों ये आई योजना। सरकार की किसी योजना का विश्लेषणात्मक तरीके से जब हम बैठते हैं शैडो कैबिनेट की फॉर्म पे, तब लगता है कि कहीं ना कहीं चाल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बाकी तो यार हम तो आनंद से जी रहे हैं अपने। कौन सी ऐसी तुम्हें बीमारी पड़ी जो आप हमें इधर से उधर फड़ा रहे हो और इधर से उधर करा रहे हो। फिर यहाँ दाप नहीं हुई दुनिया के लोगों को। दुनिया के लोगों ने कहा यार ऐसा करो कि ये लोग रुपये छुपा लेते हैं, कभी वो दीवारों में छुन लेते हैं, कभी कैसे करते हैं। कॉरपोरेट वालों में, कॉरपोरेट का भी एक अपना ढांचा, एक प्रतियोगिता थी, तो इनको कैसे करें। तो कहा कि डिजिटल करेंसी लाओ। डिजिटल करेंसी, एक तो बिटकॉइन वगैरह वो एक अलग चल रही है,
बिटकॉइन तो इंटरनेशनल मार्केट को कवर कर रही है, लोग दीवाने हो रहे हैं। अपने यहाँ भी 9 करोड़ लोगों के पास में बिटकॉइन है, 9 करोड़ लोग 30% टैक्स दे करके बिटकॉइन को तो रेगुलाइज कर रखा है। लेकिन डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट क्या है कि मेरा एक बटुआ होगा और आपके बटुए में पैसे ऑटोमेटिक जाएंगे, बैंक बीच में। ये जो अभी डिजिटल चल रही है ये डिजिटल नहीं है। ये डिजिटल यूँ नहीं है कि यहाँ बैंक के थ्रू ट्रांजिशन है आपका, भाई आप कोई वो बटन घुमाते हो कि ये ट्रांसफर वहाँ हो जाए पैसा, तो बैंक उसमें इन्वॉल्व है। अब आपके पैसे मेरे पैसे आपस में जाएंगे तो ब्लैक मनी का कोई पता नहीं लगेगा, कोई चंदा दो कैसे दो, ये ढांचा इन्होंने अपने अपने रूप में खड़ा कर लिया। और ये इंटरनेशनल चल रहा है कि दुनिया के लोग पूरी करेंसी डिजिटल कर लो अपनी अपनी, न डॉलर होगा, न यूरो होगा, न रुपया होगा, न येन होगा, डिजिटल सेटअप खड़ा कर लो, उसको चलाएंगे अपन। चलाने के बाद में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उसमें एक चाल देखी मैंने। उन्होंने ये कहा देखो डिजिटल तो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट डालोगे आप। ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटल करके आपके पास में 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए तो आप लिमिट कर दो, 20 रखने हैं, 10 रखने हैं, कितने करोड़ रखें, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो हवा हो जाएंगे पैसे। आपको रोक दिया कि एक आदमी के पास में 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए के बाद में कोई भी रुपया आपकी जेब में नहीं रहेगा, वॉलेट में आपके नहीं रहेगा, तो आप ट्रांसफ़र क्या करोगे, खत्म हो जाएंगे वो तो ऑटोमेटिकली। तब आप या तो ये भागोगे यार ऐसा करेंगे, ऐसा रुपया तो खत्म हो जाएंगे, सोना खरीद लेते हैं, चांदी खरीद लेते हैं, ये ज़मीन खरीद लेते हैं। माइंड आदमी का अलग तरह से चलता है ना कि रुपये का यूज़ कहाँ करें, तो का नहीं। आपको हम कुछ लिस्ट देंगे, वो चीज़ें तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। नहीं खरीदोगे तो हमारा मार्केट कैसे चलेगा, और मार्केट नहीं चलेगा तो डिमांड कैसे होगी, सप्लाई कैसे होगी, इनकम का ये ढांचा खत्म हो जाएगा और आदमी खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। भैया तो जंगली जीव की तरह हम अपने घूमे पेड़ पत्ते खाते हुए अपने आनंद से जिए, जैसे कुत्ते बिल्ली जी रहे हैं वैसे जिए। कमीज पहनना चाहें, ये रखना चाहें, ये फोन रखना चाहें तो मार्केट जरूरत है, वरना मार्केट के चल नहीं चाहिए। मार्केट वाले कहते हैं भाई हमारा माल बिकना चाहिए, तुम ऐसा नहीं है सोनो खरीद एक फकड़ ने अच्छा सा 10 करोड़ रुपया मिल गया तनी दिन आप सोनो ले जमी लेवणु हरू कर दे, की कर दे दिया आदमी रो कहीं कोई नयो काम करना हरू कर दे। आदमी रो दिमाग भी अपने आप में बहुत है। तो ऐसे मेनू का नहीं, हम एक लिस्ट देंगे, वो चीज़ें तो आपको एसेंशियली खरीदनी है ताकि हमारा मार्केट का एक सर्कुलेशन सप्लाई चेन मेंटेन रहे। ये दुनिया का मोटा मोटा ढांचा है एग्रीकल्चर साइड का, इकोनॉमिक साइड का। इस मामले के बाद में हमने कई मीटिंगें की, ये शाम को करते हैं, इसके अंदर भी कई लोग आए। इस मामले में यह है कि एक आदमी अनाज पैदा कर रहा है और एक आदमी अनाज खा रहा है, इन दोनों के बीच में एक अनावश्यक लड़ाई है। वो बैठे बैठे कह रहे हैं किसान का जगह महंगाई बढ़ जाएगी, फलाना हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इनको पता ही नहीं कि महंगाई कैसे बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है, एक बीच में सप्लाई चेन का मॉडल है। आपका अनाज चाहे सरकार ने लिया, चाहे सेठ साहूकार ने लिया, किसी ने लिया, लेने के बाद में उसने साफ किया, पैकिंग की, कुछ किया, दाल बनाई, बेसन बनाया, क्या किया, वो सप्लाई चेन में आया। तो इसमें एक तो प्रोड्यूसर आ गया, एक इन्वेस्टर आ गया जिसने पैसा लगाया, एक इंडस्ट्रियल आ गया जिसने इंडस्ट्री लगाई, एक जिसने प्रोड्यूसर के बाद में अपना माल तो प्रोड्यूस होने के बाद में पैदा करते ही किसी के हाथे चढ़ गया। वो हाथे चढ़ गने के बाद में कितने लोगों के हाथ में गया, उन लोगों ने क्या ढांचा खड़ा किया, उस ढांचे में किसान को नहीं घुसने दिया। उस सप्लाई चेन के उस गोरख धंधे के अंदर किसान को एंट्री नहीं दी। बाकी सरकार चाहती तो दे सकती थी। हमने इस मीटिंग को जब किया तो मैंने कहा हम ये मांग कर रहे हैं ना एमएसपी, हम एमएसपी नहीं चाहते। हमारा माल पैदा किया हुआ है, चने की दाल बनानी है तो मैं बना देता हूँ यार, मुझे लोन दे दे, मैं बना देता हूँ। गाँव की दाल गाँव में मैं दे दूंगा, तेल मैं निकाल दूंगा। तू बहुत बड़ा इतना बड़ा तेल का लगाएगा, वो बेचेगा, पैकिंग करेगा, तो इतना बड़ा उद्यम क्यों कर रहा है। हमारे एक बार गांव का ढांचा गांव में खड़ा होने दे, वैसा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर लेते थे, क्यों कि हम टैक्स उस रूप में नहीं देते। टैक्स पेयर तो बन जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमें फैक्ट्री लगवा को दोगे, लेकिन छोटी छोटी मल्टी एमएसएमई नहीं लगाने के बजाय बहुत बड़े प्लांट लगाएंगे अडानी जी को दे करके। तेल का जो है उसमें फॉर्च्यून का तेल है, उसके अंदर फॉर्च्यून के तेल में 12 तत्व एक्स्ट्रा मिलाए जाते हैं। ये सब होने के बाद में लास्ट में मैं आपको एक कुबद की बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये प्रोड्यूस करने वाले आदमी को इन्होंने और नहीं छोड़ने की कोशिश की तो नमक पैदा किया कि नहीं तुम्हारे नमक में आयोडीन नहीं है भाई,
तो क्या करना कि मुझे दे, मैं हूँ ना इंडस्ट्री लगाया हुआ, मुझे लोन मिलेगा, मैं इसको बांटूंगा, इसमें आयोडीन मिलाना मुझे आता, तेरे को क्या आता, तो नमक पैदा कर। नमक को किया, दूध के अंदर विटामिन ए और डी के अंदर मिला करके थैलियों में पैक करके हमारे दूध को रिजेक्ट किया। आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, खुला दूध, वो एक एडवर्टाइजमेंट आता। अरे खुला दूध यार, क्या मतलब है, क्यों ढांचा खत्म कर रहे हो हमारा। पैकेट दूध लीजिए, वो है इसका अमूल का, लेकिन ढांचा है भाई। इंडस्ट्री वाला कभी भी आपके माल को किसी भी तरीके से लेने की कोशिश करेगा। दूध ले लिया, पैक करके आपको भेज दिया, नमक ले लिया, पैक करके आपको दे दिया, बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेने के बाद में इनके और दिमाग में कुब जाएगी। सबसे ज़्यादा अनाज को कब्जे करो। तब इन्होंने गेहूं के अंदर कहा कि तुम भाई किसान जो पैदा कर रहा है ना गेहूं, उसके अंदर आयरन और जिंक नहीं है, तो क्या करेंगे, मैं मिलाऊंगा ना, तू मुझे अनाज दे दे बस। तो हमने दे दी, ले भाई ले जा, तू जो पैसे दे तेरी मर्जी। उसने मिलाया साफ करके, चावल के अंदर 3 चीज़ें मिलाने की कह दी। जो आपके मिड डे मील में चावल आ रहे हैं वो ही आ रहे हैं। जो थैला है इसका जूट का, और +F का निशान है साइड में, इस थैलों के अंदर +F आएगा, आप देखना कि मैंने इनमें बहुत पढ़ा, मैं इनको अंदर से जाके देखा, मैंने कहा क्या गोरख धंधा है, देखें तो सही। तो +F लगा के आपको देंगे। रेलवे की कैंटीन आपके बच्चों को ये मिड डे मील में भी आ रहा है, यानी अनाज आप डायरेक्ट खा नहीं सकते। मुझे दो, चावल के अंदर मैं फोलिक एसिड मिलाऊंगा, आयरन मिलाऊंगा, B12 विटामिन मिलाऊंगा, चावल को पीसूंगा। 3 तरह के मेथड, चावल को पीसूंगा, पीस के बाद में रीशेप करके वो मिला करके इतना बड़ा चावल बना के थैले में पैक करके आपको दूंगा। किसी भी हालत में आपको आपके अनाज को किसी मामले में रिजेक्ट कर देना। मशीनें इनके पास है, नहीं किसान ये चीज़ ठीक पैदा नहीं कर रहा, इसमें ये प्रोटीन कम है, तो क्या करेंगे इसमें। और बिल्कुल झूठ का बंडल चल रहा है। आपके सरसों के भाव एक बार आपको पता हो तो 10,000 के आसपास चले गए थे। उसका कारण आम लोगों को पता नहीं है कि वो क्यों गए थे। सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 के अंदर एक आदेश निकाला कि सरसों के तेल के अंदर कोई मिलावट नहीं करेगा, दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा। तो अब सरसों तो कम है, मिलावट तो पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल 70% तक मिला देते हैं। 2-4 महीने के अंदर अंदर इन इंडस्ट्री वालों ने वो ऑर्डर वापस करा लिया। वो 4-5 महीने वो आई ना, वो एक फसल ही अपन ले पाए, वो 8,000 10,000 के बीच में अपना आया। तो तुम मिलावट क्यों करवा रहे हो इस तेल में। हम तो तेल पैदा कर देंगे भाई, तुम कहो तो सही हमें, हम तो तिल पैदा कर देंगे, सरसों पैदा कर देंगे, मिलावट क्यों खिला रहे हो। लेकिन सरकार की इंडस्ट्री को पालना है। ये सब बातें एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों के अंदर आनी पड़ेगी। मान लो आप सरकार से टक्कर नहीं ले पा रहे हो, आपके बस का सौदा नहीं है, आपके अंदर कोई एकता नहीं है, आप इस बात को नहीं कर पाओगे। हम पार्टियों में, जातियों में, धर्म में बंट गए हैं, लेकिन हमें खेती का कोई वो हिसाब किताब समझ में नहीं आ पा रहा है। तो हम जीने के लिए क्या तरीका अपने, ये राम प्रसाद जी आगे बताएंगे। और मेरा भी ज़्यादा लंबा मैं इस सेशन को सुनेगा भी नहीं कोई, लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। आप लाइव आए नहीं, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, तो मैंने रिकॉर्ड किया। 42-43 मिनट ये हो गया है। उनको जवाब दूंगा कि भाई मैं अपलोड कर दूंगा जब नेट होगा। मेरा मतलब ये है कि यदि गांव किसान जिंदा रहना चाहता है तो आप एक मंच पे आ जाओ, छोड़ो इन फालतू बातों को। किसान का मतलब कोई जाट नहीं होता, किसान का मतलब ये नहीं होता है कि ब्राह्मण जो आपका है ना, वो किसान खेती करता है तो वो है। मंदिर में बैठा कुब्द करने वाला आदमी वो आपका दुश्मन हो सकता है, वो चाहे जाट ही बैठा है। कोई भी आदमी बैठा है ना, वो आदमी यदि आपको लूटने की कवायद कर रहा है और आपके लिए कुछ अलग रख रहा है तो वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। इसलिए खेती करने वाला हर जाति का आदमी एक मंच पर आए और इस सरकार से जब तक चैलेंजेबल तरीके से नहीं कहे ये भाई हम खा लेंगे अपने तरफ, खुद ही खाओ, खुद का माल खुद बांटो, खुद के तरीके से कहो। तब हमने एक सामाजिक सहकार के विचारधारा को डेवलप किया। वो काफ़ी लोगों तक बात पहुंची भी है, लेकिन हम मेड़ता मॉडल के नाम से किया, लेकिन मेड़ता के 5-7 गाँवों में हम घूमे भी और अभी भी हम घूमते ही रहते हैं। लेकिन गांव, आज वेबसाइट का टाइम है, वेबसाइट बना के हम बांट सकते हैं। यहाँ का मूंग मंडी में जाकर के वापस दाल बन के आपके घर में आएगा, डबल पैसे देने को आप राजी हो, लेकिन उस मूंग को यहाँ बांटने में नहीं है, क्यों, आपसी ऐसा सिस्टम नहीं है। और उस मूंग को अच्छी तरह से बोएं करें और सिस्टम को करें।
इसी बात को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। कई तरह के चैप्टर हैं, आपके बच्चों का क्या हाल है, आपकी खेती का क्या हाल है, आपके जीने का क्या हाल है, आपको किस तरीके से आप जी सकते हैं अच्छी तरह से, उन सब बातों को लेकर के हम अपने हिसाब से सरकार के ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। इंटरनेशनल का ही डॉक्यूमेंट आता है, उसको भी ध्यान रखते हैं। और हर संडे को हम ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पर मिलते हैं। लोग काफ़ी मिलते हैं, इंटरनेशनल लेवल के लोग भी आते हैं हमारे मंच पर, और यहाँ भी हम आते हैं। धन्यवाद आप सबके सुनने का। थैंक यू टू ऑल ऑफ।